Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी चीज़ों पर आज नज़र डालेंगे। एक बार आपको लाइनअप बताते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की, जिसमें सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट जो है वो मुकम्मल होगी और जो कुछ प्लेयर्स थे जो उस कैटेगरी में शामिल थे जिनको पिक किया जा सकता था, उनमें से कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिक किए गए। अगर हम पर्टिकुलरली इसकी बात करें सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में, तो कराची किंग्स ने साहिबजादा फरहान और जॉर्डन थॉम्सन को अपने स्क्वाड में शामिल किया है। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स ने फास्ट बॉलर मोहम्मद इमरान रंधावा और आकिफ जावेद को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फास्ट बॉलर मूसा खान और ज़ाहिर खान को स्क्वाड में शामिल किया गया है। हमें पता है PSL जो है वो 27 फरवरी तक खेली जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कुछ प्लेयर्स थे, और ऑब्वियसली हम बार बार बात करें कि कोविड कंसर्न्स भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर जिस तरह से गेम्स का शेड्यूल अगर आप देखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है टीम्स के लिए भी, फ्रेंचाइजीज के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी। तो जितना आपके पास प्लेयर्स का कुशन होगा, और पूरी दुनिया में अभी यही बात हो रही है पर्टिकुलरली क्रिकेट के बारे में कि स्क्वाड का जो डेप्थ है वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि कुशन भी मिल सके। लेकिन अच्छा है इन प्लेयर्स के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं, अगर इनको प्ले टाइम नहीं भी मिला तो ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट ही शेयर करना इतनी बड़ी लीग में मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो तमाम जो नज़रें हैं वो अब PSL की तरफ हैं, लोग एक्शन देखना चाहते हैं, स्क्वाड्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़ा अच्छा हम कंपटीशन देखने वाले हैं। और ऑब्वियसली जब भी PSL होती है तो हमें पता है कि सारा ग्लैमर तो ज़रूर नज़र आता है, बट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी हमें नज़र आती है। तो वो काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं स्क्वाड्स में। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रिप्लेस भी हुए, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी फ्रेंचाइजीज में भी गए। तो एक अच्छा सा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। और स्क्वाड डेप्थ की अगर बात करें तो मुकम्मल शक्ल अब हमें स्क्वाड को जो है वो उसकी नज़र आ गई है कि इस तरह हम देखेंगे कि चीज़ें प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम मज़ीद क्रिकेट की बात करेंगे, और क्रिकेट में हम बात करेंगे क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच की, जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश जो है वो मद्दे मुकाबला है। बांग्लादेश ने ऑफकोर्स पहला टेस्ट मैच तो जीता और बड़ा कन्विंसिंगली उसको जीता। बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त एक कमबैक किया क्रिकेट में, क्योंकि वो डाउन एंड आउट थे। पर अगर आप इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच की बात करें तो 521 रन बनाने में कामयाब रही न्यूजीलैंड की टीम। उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए, जिसमें जो उनके कप्तान है टॉम लेथम, उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की। और अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो 126 रन पर वो ढेर हुए हैं। बट ओवरऑल ये टेस्ट मैच खासी इंपॉर्टेंस रखता है, और वो इसलिए कि ये रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं, उनका ये आखिरी मैच है। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बड़ा एक स्पेशल ओकेजन था, एक इमोशनल ओकेजन था उनके लिए भी। बट ऑब्वियसली आप देखते हैं कि रॉस टेलर ना सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बल्कि दुनिया क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी। स्किल की बात करें, जिस तरह से न्यूजीलैंड क्रिकेट में उन्होंने अपनी जगह बनाई और फिर जिस तरह उनका करियर रहा, बट ओवरऑल हम यही देखते हैं कि न्यूजीलैंड इस टेस्ट मैच को डोमिनेट कर रहा है। ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। पहला टेस्ट मैच जिस तरह बांग्लादेश से हारे तो ऑब्वियसली एक शॉकवेव थी उनके भी कैंप में। तो एक अच्छा कमबैक हमें न्यूजीलैंड की तरफ से देखने को मिला है। और अगर आप इस फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो मेरे ख्याल से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस रही उनकी तरफ से। इसके बाद हम और चीज़ों पर भी बात करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे कि दुनिया क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस है। एशेज़ की पर्टिकुलरली अगर बात कर लें तो हम बार बार ये रिपीट करते आ रहे थे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, यही काफ़ी लोग देखना चाह रहे हैं, स्पेशली माइकल वॉन कि इंग्लैंड जो है वो 5वें दिन तक चला जाए। और इंग्लैंड चला गया क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच को ड्रॉ कर लिया, और ये चौथा एशेज़ टेस्ट था। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की फैसला कुन बर्तरी तो ज़रूर हासिल है, एशेज़ तो उन्हीं के नाम है। बट ये है कि इंग्लैंड ने इस ड्रॉ को भी इतना सेलिब्रेट किया, क्योंकि आई थिंक ये दिस वॉज दी ओनली पॉजिटिव जो हमें नज़र आया। और क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही अगर आप बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड या जेम्स एंडरसन की। और थोड़ा सा हमें वो माजी की एक चीज़ याद आई जब हमने देखा था कि एंडरसन और मॉन्टी पैनसार ने एक बार टेस्ट मैच बचाया था इंग्लैंड में, और वो लगे रहे थे, खेलते रहे बेचारे। तो वो एक वापस वो फीलिंग आई। बट बार बार लोग यही बात कर रहे थे कि इस ड्रॉ को भी इंग्लैंड इतना एंजॉय कर पाया कि चलें कुछ पॉजिटिव वो सीरीज से शायद ले रहे हैं। बट इससे एक और भी फायदा हो गया कि अब वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाइट वॉश नहीं होंगे, तो थोड़ी सी डिग्निटी जो है वो सैल्वेज करने में कामयाब रहे इस टेस्ट मैच में। तो इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हमें ज़रूर नजर आ गया। इसके बाद हम मजीद बात करेंगे दीगर खेलों की, तो उसमें हम बात करेंगे टेनिस की। और टेनिस में हमें पता है कि एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 1 जो हैं ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी जीती थी। बट उससे पहले मेलबर्न की अगर आप बात कर लें, हमने ये पहले भी बात की थी कि राफेल नडाल जो कि बहुत बड़ा नाम है टेनिस में, कोविड का शिकार हुए, इंजरी भी उनके करियर में ऑन एंड ऑफ रही,
उन्होंने एक विनिंग रिटर्न किया है टेनिस में। और अगर आप उनकी बात करेंगे तो टूर्नामेंट में का फाइनल उन्होंने जीता, जिसमें वो 7-6 और 6-3 से जो है वो ये जो मैच था वो जीत सके। तो डोमिनेट किया उन्होंने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का आगाज़ 17 जनवरी से मेलबर्न में होगा, तो ये उसके लिए भी एक क्वेश्चन उनको मिल गया कि वो विनिंग नोट पर उन्होंने ये जो सप्लीमेंट्री टूर्नामेंट्स होते हैं या जो साइड टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें जगह बनाई। और ऑफ कोर्स इस समरसेट टेनिस टूर्नामेंट की अगर आप बात करें तो कुछ अच्छे नाम इसमें पार्टिसिपेट करे थे, बट नडाल ऑन अ विनिंग नोट एक बार फिर सिग्नल करता है कि वो अभी भी उनका करियर जो है वो उस लिहाज से ख़त्म नहीं हुआ जिस तरह काफ़ी टेनिस पंडित्स कहते हैं कि शायद अब टाइम है कि रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जो हैं वो करियर उनका उस जगह तक पहुंच जाएगा। बट ओवरऑल जैसे कि हमने बात की मजीद टेनिस की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐश बार्टी जो हैं वो भी विनिंग नोट पर हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट जीता। ये एडलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट था और उन्होंने फाइनल में काज़ाकिस्तान के लेना रबैकेनका को शिकस्त दी। और ये अगर आप उनके करियर की बात करें ओवरऑल तो उनके लिए लास्ट जो कुछ 1-2 साल हैं बड़े डोमिनेटिंग रहे हैं ऐश बार्टी के लिए। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में टेनिस जारी है, बट ऑब्वियसली साइड न्यूज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो यही थी कि वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच जो कि डिटेंशन में थे और उसकी वजह ये थी कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, बट उनको ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। फिर बहुत सारा बैकलैश भी आया और उस पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिएक्ट किया और ये केस फिर कोर्ट तक चला गया। और कोर्ट ने फिर जो जजमेंट दी है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि उन्होंने कहा कि नोवाक जोकोविच को डिटेंशन से फौरी रिलीज़ किया जाए। और ये अब एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जो लिम्बो में है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी आ गए जहाँ पर सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहुत सी जो हमें एक तनाज़ा देखने को मिला, जिसमें उनके जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी आड़े हाथों लिया, बड़ी तल्ख कलामी भी हुई। और ये एक इंटरनेशनल इंसिडेंट ज़रूर बन जाता है क्योंकि अब हमें यही बात करनी होगी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है कि वैक्सीनेटेड या नॉट वैक्सीनेटेड। क्योंकि अगर आप एक जोकोविच को अगर आप इजाज़त देते हैं तो फिर वो जो तमाम ऑस्ट्रेलियन लोग थे, जो आम आवाम थी, जो कई अरसे से स्टेट लॉकडाउन में रही, स्टेट टू स्टेट भी ट्रैवल नहीं कर पाई, तो उसमें भी ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को जो है वो गेज कर सकें। और चाहे हम इसको लाइनअप में आज देखें या ना देखें, मेरे ख्याल से ये दुनिया के लिए, एक स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ी खबर है कि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तो इनको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। इस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें। इसके बाद हम ई गेमिंग की बात करेंगे और हमने हमेशा कहा है कि ई गेमिंग इज़ द न्यू थिंग। और इसमें चाहे आपने बचपन में गेमिंग बहुत ज़्यादा की हो या अभी भी आप समझते हो कि गेमिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, बट अब ये एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन चुकी है। पाकिस्तान में ई गेमिंग का पहला टूर्नामेंट इतने बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो थे उन्होंने भी इस पर अपने कमेंट्स जो थे वो दिए, उन्होंने भी अपने ख्याल का इज़हार किया। उन्होंने भी यही कहा कि ई गेमिंग जो है वो मेजर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी दुनिया की तरफ से। और अगर हम इसको देखें तो 2 करोड़ रुपए के इनामात थे जो कि जीतने वालों को दिए गए, चाहे वो टेकन हो चाहे फीफा हो। तो मेरे ख्याल से ई गेमिंग जो है वो अपनी जगह बनाती जा रही है। इसमें बहुत से लोगों ने एडवोकेट किया है, चाहे वो जुल्फी बुखारी हों हुकूमत की तरफ से, चाहे अगर आप ओवरऑल देखें ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ में तो फ़ख्र आलम ने इस चीज़ को बड़ा एडवोकेट किया है कि ई गेमिंग का जो स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना होगा। और चाहे वो अरसलान ऐश हों जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है, ऐसे रोल मॉडल जब आपको मिलेंगे तो दुनिया यही देखेगी कि पाकिस्तान जो है वो ई गेमिंग की एक नई डेस्टिनेशन बन सकती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सा टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट को अगर एक प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रक्चर मिलेगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत आगे जाएगा। और ऑब्वियसली एमिरेट्स का ये एक कंसोर्शियम था, बट इसमें काफ़ी क्रेडिट देना होगा फ़ख्र आलम को, क्योंकि उनकी काविशें बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से उन्होंने उस गैप को ब्रिज किया, जिस तरह से वो एज एन एम्बेसडर जो है वो एक्ट करते हैं हमेशा पाकिस्तान के और यूएई के दरमियान, तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को इस्टेब्लिश करने में वो कामयाब रहे हैं। और उम्मीद यही है कि आगे भी हम इसमें अच्छी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। आखिर में बात करेंगे कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की, जिसमें हमने देखा कि अब हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी देख रहे हैं कि उनको भी स्ट्रक्चर में जगह मिल रही है। और ये हम बात करें कबड्डी टूर्नामेंट की, जो एक कबड्डी चैंपियनशिप था जिसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी और ये टीमों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। 16 जनवरी से हम इस टूर्नामेंट को देखेंगे, इस चैंपियनशिप को देखेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त होगा कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और हमें पता है कबड्डी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है पाकिस्तान में। अगर आप रवायती खेलों की बात करें तो मेरे ख्याल से उसको सरे फहरिस्त रखा जाता है। तो अच्छा लगेगा कि एक ट्रेडिशनल खेल जो है उसको अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो दिया जाएगा और इसमें भी टैलेंट को एक्सप्लोर किया जाएगा। ये आज तमाम वो लाइनअप है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल ऑफ कोर्स मौजूद रहता है। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
सना, सबसे पहले बात कर लेते हैं PSL 7 की। और जिस तरह कि हमें पता है कि अब स्क्वाड्स को मुकम्मल शक्ल दे दी गई। हम बार बार यही स्ट्रेस कर रहे थे कि जिस तरह के टाइम्स चल रहे हैं, चाहे वो कोविड हो या प्लेयर फटीग हो या जिस तरह की स्केजुलिंग है, बहुत ज़रूरी है कि कुशन होना चाहिए स्क्वाड में। तो आपको लगता है एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पर उन खिलाड़ियों के लिए भी जो शायद पिक नहीं हो पा रहे थे, पहले प्राइमरी कैटेगरीज में नहीं थे, एक तो उनको भी मौका मिल गया और स्क्वाड्स के पास भी ज़्यादा डेप्थ आ जाएगी? बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रही है पीसीबी की। हमने देखा नेशनल T20 कप में भी विंडो ओपन की, ट्रांसफ़र की, और अब अगर हम देखते हैं तो ये PSL के लिए ये चीज़ आई है। आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है, और बहुत से प्लेयर्स जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में परफॉर्म किए, जैसे स्पेशली मोहम्मद हुरैरा को अगर आप देखें तो PSL का हिस्सा नहीं थे, अब उनको भी मौका मिल गया है, और मोहम्मद तहा को मौका मिल गया है, और फिर बेन डंक की वापसी नज़र आई है आपको, शिमरॉन हेटमायर नज़र आए हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ कोई एक बंदा नहीं खेल पाया, वहाँ किसी दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। तो ये बड़ी अच्छे साइंस हैं प्लेयर्स के लिए भी और लीग के लिए भी। बिल्कुल, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा भी हमें ज्वाइन करें। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू अहमद? हसन, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, मुझे आ रही है जी। अच्छा हसन, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम इस सब सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट की भी बात करते हैं। तो अगर फ्रेंचाइजीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, उनका क्या रोल होता है या उनकी क्या सोच होती है जब ऐसे सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में वो गए हैं, जिन प्लेयर्स को वो उठाना चाह रहे थे, तो उसमें क्या अप्रोच थी? मेनली किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा था? देखें, इससे पहले तो आप ये देखें कि जब जिस दिन ड्राफ्ट था उस दिन ऑलरेडी फ्रेंचाइज ने, मुझे याद है मेरी कोयटा के ओनर से भी बात हो रही थी, डिफरेंट फ्रेंचाइज ने तभी पीसीबी को कह दिया था कि ना सिर्फ इस वजह से कि 18 प्लेयर्स में थोड़ी कमी हो जाती, पर ऑल्सो बिकॉज तब तक आपको ओमिक्रॉन का अंदाज़ा होना शुरू हो गया था, और अब ओवर द पास्ट महीना जब से ड्राफ्ट हुआ है उससे तो सिचुएशन उससे भी बुरी हो गई है। तो सब कोशिश यही करते हैं 20 या 21 प्लेयर्स तक एक्सटेंड किया जाए, जो कि पीसीबी ने थैंकफुली एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप अभी बिग बैश में देखें तो जितना ज़्यादा वो अफेक्ट कर रही है कोविड की सिचुएशन, तो कितनी ज़्यादा आपको डेप्थ की ज़रूरत है वो देखना पड़ता है। एज़ फार एज जो प्लेयर्स जो सिलेक्शन है, वो आई गेस हर टीम का यही था कि उनकी कहाँ पे होल्स थे उनके स्क्वाड में, कहाँ पे उनको कमी दिखाई दे रही थी, उन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे। जैसे हमारी अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो हमारे पास शादाब था एज ए लेग स्पिनर, मुबस्सिर एज एन ऑफ स्पिनर, जफ़र गौहर एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो वी वांटेड अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एज वेल, जो कि मतलब आपको चारों ऑप्शंस पूरी दे सकते ताकि आपका कहीं पे भी मैचअप आपने उस लिहाज से करना हो किसी टीम के हिसाब से। तो ज़ाहिर खान को हमने वहाँ पर उठाया। फिर द अदर थिंग वाज कि वी स्टिल नीडेड अ बैकअप मिडल ओवर्स के लिए, जो मार्शान डलांगा का बैकअप हो सके, तो मूसा को वहाँ पे उठाया। और तीसरा ये था कि हमारे पास इमर्जिंग में ऑलरेडी मुबस्सिर खान है, ऑलरेडी ज़ीशान ज़मीर और अथर महमूद है, तो एक ऑलराउंडर है और 2 बॉलर्स थे। तो वी वांटेड कि आपके पास एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर आपने एक इमर्जिंग बैट्समैन को भी खिलाना है तो आपको वहाँ पे भी एडजस्ट कर लें विद इन दैट 11। तो दैट इज़ वाई हम हुरैरा के ऊपर गए। और मैंने पहले भी कई दफ़ा बात की है कि अगर कायज़म ट्रॉफ़ी में अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है तो इमर्जिंग में दैट इज़ समथिंग दैट हम हमेशा देखते हैं। बेशक अहमद सफ़ी अब्दुल्ला की बात करें, बेशक लास्ट वसीम जूनियर की बात करें, इस साल अगर आपको एक लड़का मिल रहा है जो कि इमर्जिंग कैटेगरी में और कायज़म ट्रॉफ़ी का टॉप रन स्कोरर था, तो आई थिंक इससे बेहतर आपको कोई खिलाड़ी नहीं मिल सकता। आई फील लाइक बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी अगर आप देखें तो उन्होंने यही कोशिश की, जहाँ जहाँ पे उनको आफ्टर द ड्राफ्ट लग रहा था कि कहीं कहीं कमी है, उसको पुर करने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये तो बड़ी एक खुशाइन बात है कि जहाँ पर काफ़ी लोगों को सिलेक्ट भी किया गया, वहाँ पे फ्रेंचाइजीज़ को भी वो कुशन मिला जो भी उनकी सोच थी। इसलिए मैं चाह रहा था कि हसन इसको बेहतर हाईलाइट कर सकते हैं कि फ्रेंचाइज किस सोच से इस ड्राफ्ट में गई। बट सना, अगर पर्टिकुलरली इमर्जिंग कैटेगरी की बात कर लें तो अगर हम पिछले कुछ सीजन्स भी देखें या लास्ट टाइम के सीजन, तो अब बहुत ज़बरदस्त टैलेंट मिलना शुरू हो गया। और अच्छी बात यह है कि वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस में तो ज़रूर आए हैं। जैसे कि हम बात कर लें अगर मोहम्मद वसीम जूनियर की या शाहनवाज ढानी की, अगर अभी हम देख रहे हैं कि हुरैरा जिस तरह अगर जगह बना पाएंगे और जिस तरह वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने जिस तरह रन्स किए, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, अगर यहाँ भी रन्स कर पाए तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी फाइंड है। तो आप एग्री करेंगे कि एक इमर्जिंग कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें फास्ट ट्रैक प्रोसेस तो ज़रूर है, बट बहुत सा ऐसा टैलेंट है जिसको एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है हाईलाइट होने के लिए।
बिल्कुल, आई थिंक जब भी किसी टैलेंट को आगे एक प्लेटफॉर्म नजर आता है जहां वो अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक एडिशनल मोटिवेशन रहती है। पाकिस्तान की खेलने के लिए खेलना तो ऑब्वियसली हर बच्चे का ख्वाब होता है जब वो क्रिकेट शुरू करता है, पर जब आपके पास पीएसएल जैसा प्लेटफॉर्म होता है और आपको एक नजर आता है कि एक पाथवे है जिसके थ्रू अब मैं वहां पहुंच सकता हूं, तो आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेशन बहुत ज्यादा देता है। और जिस तरह अब टीम्स की फॉर्मेशंस बन गई हैं, अब जीशान जमीर के लिए साथ पार्शल मोहम्मद हुरैरा आए हैं, तो इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी कि एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करें, एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा कि कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से बदला जा सकता है कि एक बैटर है, एक फास्ट बॉलर है और एक इमर्जिंग आपने खिलाना है, तो आप अपना कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हैं वंस द टूर्नामेंट आखिर के मरहले में जाता है। तो आई थिंक बहुत सी डिफरेंट चीज़ें इसमें आएंगी जिसमें फैंस को भी देखने में एक्साइटमेंट मिलेगी, और जब अच्छे प्लेयर्स हर वक्त अवेलेबल होंगे, इस ड्राफ्ट का फ़ायदा ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट फिर अच्छी रहेगी, रादर देन बाद में आप बस किसी तरीके से टीम बना के चलाएं। उससे बेहतर है कि फ्रेंचाइजीज का पास ये ऑप्शन है कि वो पार्शल रिप्लेसमेंट्स लेके और बाद में भी अच्छे प्लेयर्स को लेके आए। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इकदाम है और पीएसएल देखने का भी इंशाल्लाह मजा आएगा। बिल्कुल, यही हम बात करें कि बहुत सा इंटरेस्ट लोगों का पहले भी है, और जब हम मज़ीद स्क्वाड को क्वेश्चन देते हैं तो फ्रेंचाइज के लिए भी अच्छा हो जाता है, लीग के लिए भी अच्छा, और उन प्लेयर्स के लिए भी जो पिक हो पाएँ। अब इसके बाद मज़ीद अगर बात करें, हम टेस्ट क्रिकेट पर बात कर लेते हैं, तो टेस्ट मैच की बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान जो कि जारी है। हम देखा कि न्यूजीलैंड ने 521 रन पर अपनी पहली इनिंग्स जो है वो डिक्लेयर की। बांग्लादेश ऑब्वियसली उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाई जिस तरह से उनके बैटर्स ने पिछले टेस्ट मैच में परफॉर्म किया था, वो ज़रूर जीते थे, बट टॉम लेथम ने डबल सेंचुरी स्कोर की। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर अपनी डोमिनेंस दिखाई। तो हसन, नो डाउट बांग्लादेश ने सीरीज़ में अपना इम्पैक्ट तो दिखाया है, बट ऑब्वियसली रॉस टेलर का भी ये फेयरवेल टेस्ट है, और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने परफॉर्म कर पाई, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग रही उनके बैटर्स की तरफ से, ख़ास तौर पर टॉम लेथम की, और बड़ा ज़बरदस्त लगा कि हमने देखा कि इतने ज़्यादा रन वो बना पाए, और उनके पास अब एक एज है बांग्लादेश के ऊपर। हाँ, आई थिंक कि जब यूँ ही पहला टेस्ट ख़त्म हुआ था उसके बाद से आपको अंदाज़ा था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियंस हैं। उनकी पहली आप कह सकते हैं एक अपसेट लॉस है, मतलब 3-4 सालों में वो किसी भी अपने से लोअर टीम से नहीं हारे थे। उनके अगर मैचेस आप रिसेंटली भी देखें तो इंडिया से इंडिया में जाके सीरीज़ हारे हैं, या ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में जाके हारे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट तो लाइक रेगुलरली होम पे जीतते आ रहे हैं। यूएई में वो सीरीज़ जीते थे, इंग्लैंड में वो सीरीज़ जीते थे, तो और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस भी बने थे। तो एक उनका जो प्लेप हुआ, तो यू नो के क्वालिटी साइड, एक वर्ल्ड क्लास साइड का की निशानी ये होती है कि जब वो ब्लिप होगा तो उस पर वो कमबैक जिस तरह से करेंगे, और एक वो डोमिनेंट कमबैक करेंगे। तो और दूसरा ये कि अगेन लेथम विलियमसन की एब्सेंस में वो कप्तानी कर रहे हैं, तो विलियमसन की गैर मौजूदगी में वही रिलायंस, वही जो ऊपर से टीम को लेके चलने वाला हिसाब होता है वो लेथम के ऊपर था, जो कि पहले टेस्ट में फेल किए थे। तो अगेन विद हिम यू आल्सो न्यू कि पहले टेस्ट के फेलियर के बाद ही विल कम बैक। ये नहीं था कि मतलब 250 मारेगा, बट आई स्टिल एक्सपेक्टेड कि लाइक ही वुड बी समवन जो कि 50 या 100 कर पाएगा इस मैच में। तो उसने जिस तरह से ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और राइट फ्रॉम डे वन, पहले पूरे दिन में 80-85 ओवर्स में एक विकेट लूज़ करना उन्होंने दिखा दिया। और डे 2 पे जो बोल्ट और सऊदी ने नई बॉल से अगेन पिछले मैच में बांग्लादेश को इतनी बड़ी लीड 130 रन की लीड मिली, तो अगेन विद न्यूजीलैंड बॉलर्स आपको पता था कि वो ऐसे नहीं होगा कि मतलब कि वो डिसअपॉइंटेड होंगे, ये होंगे, वो कमबैक पे फोकस कर रहे होंगे। और एज फार एज रॉस टेलर इज़ कंसर्न्ड, आई फील लाइक कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका टू लेसर एक्सटेंट, बट स्पेशली न्यूजीलैंड के, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो लाइमलाइट से बाहर होते हैं, वो बिग 3 का हिस्सा नहीं होते, या पाकिस्तान या लीग्स वगैरह इस तरह से नहीं खेल रहे, तो लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। टेलर का अगर आप देखें ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स ही इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई बैट्समैन इन द वर्ल्ड। टेस्ट क्रिकेट में ही इज़ प्रॉब्ली लाइक वन ऑफ द बेस्ट 5 बैट्समैन इन न्यूजीलैंड की हिस्ट्री। एक आर्ग्यूमेंट पेश की जा सकती है कि शायद वो नंबर 1 के स्लॉट के लिए अभी लड़ रहे हों, वो तो खैर आई थिंक एवेंचुअली केन विलियमसन और मार्टिन क्रो के दरमियान में ही वो आएगा। बट इवन देन टेलर इज़ वन ऑफ द 5 बेस्ट बैट्समैन जो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में भी रहे हैं। ही इज़ बिन पार्ट ऑफ ऑल ऑफ देयर बिग परफॉर्मेंसेज। 2011 का आपको वर्ल्ड कप याद हो, जब आई थिंक क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे थे,
उन 15 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे, 19 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब जीते तो आई फेल्ट लाइक कि काफ़ी अप्रोप्रिएट था कि रॉस टेलर और केन विलियमसन बैटिंग कर रहे थे। बिकॉज हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की और चीज़ों की, बट लाइक जो कोर जो सेंटर रहा है, जो स्पाइन रही है इस टीम की, वो बोल्ट और साउदी विद द बॉल और टेलर और विलियमसन विद द बैट रहे हैं। तो दे विल ऑब्वियसली मिस हिम, एंड न्यूजीलैंड है तो वो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेंगे, बट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इन देयर हिस्ट्री। और इट इज़ अप्रोप्रिएट कि वो एट होम ही खैर बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को। एंड यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि न्यूजीलैंड की मावरी पॉपुलेशन के लिए, जो उनकी इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसके लिए टेलर का कितना बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी खिलाड़ी आते रहे, आपको याद होगा डैरिल टफी या इस तरह के खिलाड़ी आते रहे थे, बट देयर वाज़न्ट कोई भी ऐसा मावरी प्लेयर नहीं था जो कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट तारीख में आप कह सकते हैं उसको सिग्निफाई किया जाए। अगर आप न्यूजीलैंड के ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स की बात करें, हार्डली हो गए, क्रो हो गए, विलियमसन हो गए, टर्नर हो गए, ये सब मोस्टली लाइक यूरोपियन पॉपुलेशन के ही होते थे। तो दैट इज़ द अदर थिंग कि न्यूजीलैंड की रग्बी में और स्पोर्ट्स में बड़ा मावरी मतलब आबादी का रोल रहा है, उनके ओलंपिक्स में, उनकी बास्केटबॉल में रहे हैं, बट क्रिकेट में टेलर इज़ द सिग्निफायर एंड टेलर विल गो डाउन easily as the greatest Maori player ever as well. बिल्कुल सना, क्या आप ऐड करना चाहेंगी रॉस टेलर के बारे में पर्टिकुलरली, और जिस तरह के हसन ने भी कहा कि कम बैक तो एक्सपेक्टेड था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस इन न्यूजीलैंड, बट ऐसे ही होता है कि उनकी हार ऑफ कोर्स बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी जीत बनी, बट ये हार उनके लिए एक वेकअप कॉल होगी। बिल्कुल, आई थिंक जब पहले तो न्यूजीलैंड टीम के लिए जो बात हसन ने की, आई एब्सोल्युटली अग्री। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलने के आदी होते हैं तो कोई एक आध लैप्स हो जाता है, और बांग्लादेश ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लॉइट किया जब न्यूजीलैंड की टीम ने वो लैप्स किया। लेकिन ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट अ चैंपियन टीम टू फाइट बैक लाइक दिस, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने किया है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक एज अ टीम उन्होंने दिखाया। और कप्तान की खासतौर पे जो 250 रन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जहाँ तक रॉस टेलर की बात है, आई थिंक जिस सबसे स्पेशल चीज़ उनके बारे में ये कि उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली अपनी क्रिकेट खेली है। बहुत दफ़ा बुरे पैचेस भी आए उनके करियर में, पर ही केप्ट फाइटिंग, और बहुत से अच्छे पैचेस भी थे ऑब्वियसली, इसी वजह से इतना अरसा उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खेला है। पर बहुत दफ़ा बहुत अरसा बहुत लो रेटेड प्लेयर रहे, जितना उन्होंने परफॉर्म किया था उस तरह का नहीं था, बट उनकी ग्रेस बहुत ज़बरदस्त थी थ्रू आउट द करियर। और फिर फाइनली जिस वक्त अब उन्होंने एट द एंड ऑफ हिज करियर बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना शुरू किया, तो वहाँ पर आके उनको वो रिकग्निशन और ज़्यादा मिली। और अच्छी बात है कि वो एक अच्छे नोट पे अपने करियर को फिनिश करें। होपफुली न्यूजीलैंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा और वो खुद भी अच्छा परफॉर्म करें, और बांग्लादेश की टीम से भी जैसे गार्ड ऑफ ऑनर देखने को मिला। ये चीज़ें, यही स्पोर्ट्स की एक्चुअल एसेंस है। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको याद रखना चाहिए। और अच्छा लगा कि एक इस तरह का प्लेयर जिसने अपने मुल्क को इतना सर्व किया, उसको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से फेयरवेल मिल रहा है, और वो डिजर्व करता है। बिल्कुल ज़रूर डिज़र्व करते हैं, और यही हमने देखा कि न्यूजीलैंड की डोमिनेंस तो जारी रहेगी। और ऑब्वियसली एक अच्छे नोट पर रॉस टेलर को भी वो खैराबाद कह सकते हैं। अगर वो जीत जाएं इस टेस्ट मैच को तो फेयरवेल टेस्ट उनका ऑब्वियसली अच्छा हो सकता है। और टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो एशेज में हमने देखा कि चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ड्रॉ हो गया, और ऑब्वियसली इंग्लैंड ने तो बहुत सेलिब्रेट किया इस ड्रॉ को, जिस तरह से एंडरसन और ब्रॉड और जिस तरह एक वो लास्ट मिनट एक सर्वाइवल चलता रहा। बट ओवरऑल अगर हम इस टेस्ट मैच को देखें तो उस्मान ख्वाजा की बहुत ज़्यादा बात हुई है, जिस तरह से वो एक बार फिर पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, उनकी फॉर्म, उनकी बैक टू बैक सेंचुरीज़। और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि उनकी जगह स्क्वाड में बाकायदा तौर पर नज़र भी आती है, और एक अच्छा जो क्योंकि ऑब्वियसली इंजरी रिप्लेसमेंट, या अगर आप देखते हैं कि किसी प्लेयर को ड्रॉप करके वो ख्वाजा को खिला रहे थे, तो अब ख्वाजा को एक परमानेंट पोजीशन पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और वो पहले भी स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर रहे हैं, अब नोटेबल परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, बट जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि एक टेक्निकली साउंड हैं, फ्लो से खेलते हैं, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस में नज़र। तो हसन, अगर टेस्ट मैच की पर्टिकुलरली बात करें, इंग्लैंड ने तो इसको बहुत ही सेलिब्रेट किया, ऑलमोस्ट लाइक अ विक्ट्री, क्योंकि ये वो वाहिद पॉजिटिव था जो उनको शायद इस एशेज सीरीज़ में मिला है। अब अदरवाइज तो डाउन एंड आउट रहे हैं। और पर्टिकुलरली अगर आप उस्मान ख्वाजा के बारे में भी कुछ कहना चाहें। देखें, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है तो उस पर तो यही है कि रिसेंटली अगर आप देखें वो मिचेल जॉनसन वाली सीरीज़ आपको याद हो, पिछले वाली एशेज सीरीज़ याद हो,
तो इवन ड्रॉ करना भी मुश्किल रहा है इंग्लैंड के लिए इस सीरीज़ में। तो खैर 3-0 और लाइक 3-0 भी ऐसे नहीं कि एक करीब भी आया हो किसी भी मोमेंट पे। इट वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया। तो जस्ट हैविंग दैट रिस्पाइट, हाँ आपको बारिश ने मदद दिया, हाँ आप आखिरी विकेट पे जाके मैच ड्रॉ कर रहे हो, बट एटलीस्ट कुछ तो है, कोई तो पॉजिटिव्स है। तीसरे टेस्ट मैच के बाद क्रिस सिल्वरवुड जो उनके कोच थे उन्होंने कहा था कि वी हैव अ पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम दिस सीरीज, जिस पे इंग्लैंड के मीडिया ने उन्हें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि अगर इस सीरीज से भी पॉजिटिव्स निकाल रहे हैं तो फिर नेगेटिव्स कब निकालेंगे। तो एटलीस्ट नाउ दैट इज़ द केस। एंड द अदर थिंग इज़ कि आई थिंक जो चीज़ दिखाई दी आपको कि हाँ आखिरी 2 ओवर थे, लेकिन उससे पहले भी जैक लीच बैटिंग करते, बट बेसिकली ब्रॉड और एंडरसन का सर्वाइव करना, दैट वाज आल्सो अ रिमाइंडर कि लाइक वो कितने बड़े कंपेटिटर्स हैं वो दोनों, और वो इस सिचुएशन में एक डेड रबर में भी उनकी वो जो है, को कहते हैं ना प्लेइंग फॉर प्राइड वाली बात, उस पर अभी भी कितना उनका मतलब कितनी वो तरजीह देते हैं। आप कंसिडर करेंगे शायद ये एंडरसन और ब्रॉड का आखिरी ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, शायद ही कहूँगा, क्योंकि एज के हिसाब से तो प्रॉब्ली आखिरी होना चाहिए, लेकिन हमने एंडरसन ब्रॉड को देखा है थ्रू आउट के वो जो नॉर्मल एज के मेट्रिक्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते। अभी भी वो टेस्ट क्रिकेट में दे आर वन ऑफ द बेटर पेयरिंग्स मोस्ट कंडीशंस में। एज फार एज उस्मान इज़ कंसर्न, तो मेरी आई थिंक कल परसों भी उनसे यही बात हो रही थी कि ही वॉज लाइक के आई थिंक ड्यूरिंग द PSL बल्कि पहले मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि टेस्ट टीम में वापसी का जो सीन है उसका क्या सिचुएशन है, एंड ही वॉज वेरी कंटेंट विद हिज लाइफ के अगर मौका मिला तो ठीक है, ना मिला तब भी आई एम हैप्पी, क्वींसलैंड की कप्तानी कर रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ये पहला टेस्ट था उनका उनकी बेटी की पैदाइश के बाद। तो विद हर देयर सिडनी में खेल रहे अपने जहाँ पे वो पले बड़े हैं, इस्लामाबाद से वो सिडनी ही मूव किए थे, वेस्टर्न सिडनी वो थ्रू आउट रहे हैं। तो SCG उनका होम ग्राउंड भी, तो लाइक फ्रॉम मतलब इमोशनल पर्सपेक्टिव इट वाज ग्रेट। एंड वो वही बात है, लास्ट ईयर 60 के करीब की शील्ड में एवरेज थी, इस साल भी 50 से ऊपर की एवरेज थी, रेगुलरली परफॉर्म करते आ रहे हैं। पिछले साल क्वींसलैंड को उन्होंने क्वींसलैंड की कप्तानी कर रहे थे वो, जब वो टाइटल जीते, तो मतलब कि एवरीथिंग जो डोमेस्टिक लेवल पे वो कर सकते थे वो कर रहे थे, बट ही वाज नेवर इन दैट सिचुएशन के हमारे यहाँ जैसे होता है कि यूट्यूब पे चैनल बना लिया और मीडिया के थ्रू क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि मेरी जगह बनती है। ही वाज हैप्पी विद हिज लाइफ, मौका मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भी ठीक है, और उनको मौका मिला, और वो जो एक कंटेंट और वो जो एक मतलब कि जस्ट नथिंग टू लूज़ वाली सिचुएशन में जिस तरह वो सीरीज़ में गए वो आपके सामने है, एंड इज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी। जहाँ तक बात, एंड आई वॉज नॉट सरप्राइज बट मुझे फ़नी लगा कि उन्होंने उसके बाद भी आगे कहा कि मैं तवक्को यही कर रहा हूँ कि मैं अगले टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप हो जाऊँगा और ट्रेविस हेड बिकॉज वापस आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेविस हेड ने भी तो पहले मैच में 150 मारी थी, तो ही उस असल में तो उनका स्पॉट है। आई फील लाइक इवन इफ हेड कम्स बैक इवेंचुअली यू माइट सी, क्योंकि मार्कस हैरिस उस तरह से परफॉर्म नहीं करे, ख्वाजा माइट गो अप द ऑर्डर, बट स्पेशली बिकॉज इस साल उनका पाकिस्तान का टूर है और मुख्तलिफ और जगहों के टूर हैं, इंडिया का टूर है, आई थिंक श्रीलंका आई डोंट नो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वो, तो इस साल में मेरे ख्याल से 10 उनके टेस्ट हैं एशिया में। एंड ख्वाजा इज़ समवन जिन्होंने ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 6-7 ईयर्स अपनी स्पिन के खिलाफ गेम को बहुत इंप्रूव किया। तो वैसे भी जो टूर होते हैं, मेरी अभी कल रात को जो मैं बात कर रहा था कि कल रात को मेरी उससे बात हो रही थी रिगार्डिंग जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है, यार उन्हें एक बड़ा अच्छा पब्लिक स्टेटमेंट भी दी कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान टूर करना चाहिए, और ही वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ही इज़ रियली एक्साइटेड अबाउट इट कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होती है, बिकॉज थिंक अबाउट हिम कि ही इज़ 34 ना 34-35 ना, ऑस्ट्रेलिया के लिए 40 से ज़्यादा टेस्ट खेल चुके हैं, 1/2 से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, एंड लाइक सो मैनी अदर फॉरेन प्लेयर्स इज़ नेवर प्लेड इन पाकिस्तान, एंड उनका तो खैर डिफरेंट इमोशनल कनेक्शन भी है पाकिस्तान के साथ। तो अभी तो आई एम हैप्पी फॉर हिम एंड आई होप दे कम टू पाकिस्तान, एंड आई होप कि वो पाकिस्तान में ना परफॉर्म करें। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। सना मीर, क्रिस सिल्वरवुड तो सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, बट ओवरऑल आपको क्या लगता है, आपको इस पूरी सीरीज में कोई सिल्वर लाइनिंग इंग्लैंड की तरफ से नजर आई? जिस तरह कि हमने कहा ड्रॉ को तो बहुत ही सेलिब्रेट किया गया, लेकिन इस ड्रॉ से 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। वो एक ये कि इंग्लैंड ज़रा थोड़ा सा गेम में नजर आया, दूसरी ये कि टेस्ट क्रिकेट को एक बार फिर से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और लोग रियलाइज़ करते हैं कि यार वाकई ये ट्रू फॉर्मेट है।
और ऑब्वियसली मैं भी चाहूँगा कि आप उस्मान ख्वाजा के बारे में ऐड करें, और जो पब्लिक स्टेटमेंट जिसकी हसन बात करें, जहाँ पे उन्होंने यही कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आती है तो शायद ये एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर करेगी कि वो क्रिकेट खेलें, क्योंकि ये वो जनरेशन है जिसने स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, इन तमाम लोगों को, नेथन लाइन सिर्फ टीवी पे देखा है, अपने सामने नहीं देखा। तो अगर एक पूरी जनरेशन इनको देखकर इंस्पायर होती है तो ऑस्ट्रेलिया शुड गिव बैक टू क्रिकेट नाउ। बिल्कुल, आई थिंक जो रूट्स हैं उस्मान ख्वाजा के, वो बड़े कनेक्टेड रखते हैं अपनी रूट से, प्राइड लेते हैं पाकिस्तान में भी, और यहाँ हमेशा आने की, जब भी उनको भी इनवाइट किया गया है वो ज़रूर खेलने के लिए भी आते हैं। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तो उनका ख़ास कनेक्शन है। और मेरा ख्याल है जो यूट्यूब वैसे तो नहीं बनाते, पर जो इंटरव्यू सईद अजमल ने उनका लिया था उसके बाद ज़रा ज़्यादा फॉर्म में आ गए, मुझे लगता है उस्मान ख्वाजा भी, उनको साइंस की समझ आ गई है कुछ ज़्यादा। बस बात यही है कि जी, ये मैंने भी पढ़ा जो हसन ने बात की, पर पैट कमिंग्स का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे हैं कि टॉप 6 में उस्मान ख्वाजा को आप कहीं पे भी खिला सकते हैं, और किसी भी बैटर के साथ मुझे लगता है कि वो किसी की भी जगह खेल सकता है। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कप्तान की तरफ से, और उससे मुझे ज़रूर लगता है कि उस्मान ख्वाजा भी खेलेंगे और ट्रेविस हेड भी खेलेंगे, और खेलना चाहिए भी दोनों को। आई थिंक ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ज़रूरी है। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, उनके लिए वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने माइकल वॉन की भी बात पूरी कर ली कि 5वें दिन तक टेस्ट ले गए और ड्रॉ कर दिया, क्योंकि इस वक्त जो टीम नज़र आ रही थी ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से डोमिनेट कर रहा था, तो करीब भी इंग्लैंड की टीम नहीं लगती थी। और मुझे लगता है कि जो बेन स्टोक्स और बेस्टो की पहली इनिंग्स की जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी क्रूशल थी, और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड। जी, वक्फे पे जाते हैं और वक्फे से वापस आते हैं तो डिस्कशन जारी रखेंगे। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हम एशेस की बात कर रहे थे और सिल्वर लाइनिंग की बात करते थे। तो सना, इंग्लैंड के बारे में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? ऑब्वियसली उन्होंने इस टेस्ट मैच को सैल्वेज कर लिया, हम ये बात मान लेते हैं। आखिरी टेस्ट अभी भी रहता है, बट ओवरऑल एशेस तो चली गई और सीरीज़ भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। बट वापस जाने के बाद आपको क्या लगता है अब इंग्लैंड को किस नई सोच से जाना पड़ेगा, किस तरह टैलेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? क्योंकि एक वेकअप कॉल है कि जहां पर ऑब्वियसली उन्होंने वाइट बॉल फॉर्मेट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स तैयार कर लिए, बट टेक्निकली साउंड प्लेयर्स की अगर आप बात करें जो कि टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, तो उसमें क्या फ्यूचर है? कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। हसन, जिस तरह सना भी ऐड कर रही थी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड को सोचनी पड़ेंगी, तो आपसे भी मेरा यही सवाल है कि इंग्लैंड जो है वो अब आपको क्या लगता है किस अप्रोच के साथ इंग्लैंड को जाना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, ऑन अ लाइटर साइड, जिस तरह वो कह रही थी कि सईद अजमल और उस्मान ख्वाजा का इंटरव्यू है, तो मैन इज़ द साइंस और साइंस इज़ द मैन। इस बार कोई और इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलेगी? जहाँ तक सईद भाई की बात है, आई डोंट नो, क्योंकि सईद भाई का जब भी शो होता है तो वो, मतलब सईद भाई इज़ यूनिक पर्सन, उनके बारे में क्या ही बात कर सकते हैं। आई रिमेंबर के जब अराउंड द सेम टाइम जब उन्होंने उस्मान ख्वाजा का इंटरव्यू किया था, उसके 1-2 दिन बाद ही शायद आपका भी कर रहे थे, तो क्योंकि वो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही वो हमारी वो वीडियो टीम के साथ ही 1-2 एपिसोड्स भी अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो शायद आपने उन्होंने शो से पहले कहा कि कोई मतलब पर्सनल वगैरह इस तरह करके कोई सवाल ना पूछें, और इमीडिएटली कोई तीसरा चौथा सवाल ये था कि आप शादी कब कर रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो कितने मतलब कि लिमिट्स में रह के वो इंटरव्यू करते हैं। बट एज फार एज इंग्लैंड आर कंसर्न्ड, आई फील लाइक कि उनको ये रियलाइज़ करना है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि वाइट बॉल गेम में उनके प्लेयर्स भी ये चाहते हैं, उन सबको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उन सबको पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स ऑलमोस्ट जितने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स एक ज़माने में दुनिया भर में लीग्स खेलते थे, उतना आप बिग बैश, पीएसएल, आईपीएल वगैरह सब खेल रहे हैं। ये प्लेयर्स वो प्रेफर करते हैं।
ईसीबी ये प्रेफर करता है कि 100 और इन चीज़ों पर रिलाई करे बिकॉज वो ज़्यादा कमर्शियली वायबल है, उनसे ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं। सिमिलरली सारी काउंटीज़ ये प्रेफर करती हैं कि जो उनका वाइटैलिटी ब्लास्ट है, जो पहले नॉर्थवेस्ट ब्लास्ट होता था, जो उनका मेन T20 टूर्नामेंट है, उस पर रिलाई करें, क्योंकि ईसीबी का अपना जो उनकी तरफ से जो काउंटीज़ को पैसा आता है, नंबर 1 वो, और नंबर 2 जो उनकी नेशनल T20 जो उनका ब्लास्ट टूर्नामेंट है, उसमें जो टिकट रेवेन्यू और टीवी रेवेन्यू आता है, उससे काउंटीज़ चलती है। तो लाइक एसेंशियली तो बात पैसे की है, बट देन यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि जब 2015 वर्ल्ड कप में वो फेल किए थे, तो उसके बाद में ये एंड्रू स्ट्राउस को जब लेके आए थे, वन ऑफ द थिंग्स दे फोकस्ड ऑन वाज कि हम कंप्लीटली अब वाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करेंगे। वाइट बॉल का उन्होंने आई थिंक 50 ओवर का वो जो भी उनका टूर्नामेंट होता था, वो भी 45 या 40 ओवर का कर दिया था। उन्होंने अपनी सारे जो काउंटी कह रहे हूँ, जो T20 टूर्नामेंट है, वो जून जुलाई में जो बेस्ट महीने होते हैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के, वहाँ पे कर दिए थे। अब 100 आई है, तो 100 को भी उन्होंने यही फोकस किया कि जून जुलाई में 100 खेली जाए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो आपकी रेड बॉल क्रिकेट है, वो पेरिफेरीज पे चली जाती है। वो अप्रैल मई में खेली जाती है, सितंबर अक्टूबर में खेली जाती है। अप्रैल मई में वो फिर IPL के साथ भी क्लैश कर रही होती है, तो उनके जो बेस्ट 10 12 15 प्लेयर्स होते हैं वो खेल भी नहीं पाते हैं, स्पेशली जो उनके वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था माइक एथरटन का एक इंटरव्यू, तो उसमें वो बात कर रहे थे कि इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट अप्रैल मई में खेली जाती है, जहाँ पे मीडियम पेसर जो है वो ग्रीन विकेट्स के ऊपर बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान में भी बड़ा अर्सा रहा बिफोर ये जो डोमेस्टिक रीस्ट्रक्चरिंग हुई। तो ग्रीन पिचेस के ऊपर ना बैट्समैन आप डेवलप कर सकते हैं, ना स्पिनर आप डेवलप कर सकते हैं, ना फास्ट बॉलर आप डेवलप कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन चल रही थी। तो उसमें माइक एथरटन बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के जो सारे प्लेयर जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो काउंटी में खेलने वाले ऑस्ट्रेलियंस का, जिसका नाम है स्टीवोस गोना गेट यू, रेफरिंग टू डैरन स्टीवंस, जो कि 68-70 माइल्स फी घंटा की स्पीड पे बॉल कराते हैं, लेकिन वो उन कंडीशन में ही इज़ इम्पॉसिबल टू प्ले। बट लाइक वही बात है कि अब डैरन स्टीवंस या उस तरह का जो 70 माइल्स या 75 माइल्स पर आवर पे बॉलिंग कराने वाला बॉलर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके जब ड्यूक्स ना हो, जब इंग्लैंड के कंडीशंस ना हो, वो कहीं भी सक्सीड नहीं कर पाएगा। तो दैट्स द थिंग दैट इंग्लैंड हैव टू रियलाइज़ कि अगर उन राइट बॉल उनकी वाकई में प्रायोरिटी है, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि वो बिग 3 का भी हिस्सा हैं, वो और इंडिया वो ममालिक है जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में भी अभी भी लोग देखने आते हैं और वहाँ पे उनको रेवेन्यू भी मिलता है। और इंग्लैंड की जो ऑडियंस है विच इज़ ओल्डर और विच इज़ मोर ट्रेडिशनल, वो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर करती है। तो इस सिचुएशन में तो दे कैन फोकस बैक ऑन दैट, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जून जुलाई अगस्त में तो दोबारा से रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज आपने ब्लास्ट भी करानी है, आपने 100 भी करानी है। तो ये एक डिलेमा है जो उन्हें अब सॉर्ट आउट करना है। और आई डू नॉट एनवी देम, मेरा कोई उनके लिए मतलब कि मेरे लिए हमदर्दी है उनके लिए, बिकॉज एक तरफ सारा रेवेन्यू और सारी जो आपको वाइट बॉल की सक्सेस मिली है और जो आपको आगे से लेके जाना है, प्लेयर्स की सैलरीज और जो प्लेयर्स के रहना सहना है वो बेहतर करना है, और दूसरी तरफ आपकी रेड बॉल की गेम है और आपका ट्रेडिशंस हैं और आपकी जो बेसिकली आपका मीडिया और आपकी फैन बेस जिस चीज़ से जज करती है वो दूसरी तरफ है। तो ये किस तरह से करेंगे, आई डोंट नो। बिल्कुल, ये एक डायलेमा बन जाता है और प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पता है इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्रेडिशनली एशेज में भी अपनी एक डोमिनेंस थोड़ी सी तो नज़र आती थी। फाइट बैक इस तरह वन साइडेड अफेयर तो ऑब्वियसली क्रिकेट और एशेज के लिए पर्टिकुलरली बहुत बुरा है। बट क्रिकेट से अब आपका फोकस अगर हम टेनिस की तरफ ले जाएं, तो जैसा कि हमने बात की थी, टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले जो कुछ साइड टूर्नामेंट्स जारी हैं, उसमें राफेल नडाल ने विनिंग नोट पर कम बैक किया। और अगर खवातीन के टूर्नामेंट्स की कुछ बात करें तो ऐश बार्टी जो थी वो विनिंग नोट पर रही। तो सना मीर, पर्टिकुलरली अगर ऐश बार्टी की बात कर लें, क्रिकेट टेनिस क्रिकेट मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐश बार्टी नहीं कर सकती, और डोमिनेट करना तो उनको हर स्पोर्ट में वैसे ही आ रहा है जिस तरह से वो कॉन्फिडेंस के साथ चलती आ रही है। आई थिंक ये तो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, इंडिविजुअल को तो जाता ही जाता है, बिकॉज इनके वर्क एथिक्स की बात मुझे एंडी रिचर्ड्स जो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट थे ऑस्ट्रेलिया से, वो इनको कोच करते रहे हैं और वो बहुत तारीफ करते हैं इनके वर्क एथिक्स की और इनकी लेवल हेड होने की, कि भाई कोई भी ये नहीं होता कि थोड़ी सी सक्सेस आई तो दिमाग ऊपर चला गया, जो एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी एलीट एथलीट के लिए। और जितने भी बड़े प्लेयर्स रहे हैं उनको अगर आप देखें तो उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो बैलेंस कर पाते हैं अपने इमोशंस को। तो एक तो वर्क एथिक्स की बात है, इनका खुद एशले बार्टले का बहुत अच्छा टैलेंटेड है, एंड देन फिर इस तरह के इन्वायरमेंट में वो हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर ऐसा है
कि एथलीट्स के लिए अपने आप को हर तरह की फैसिलिटीज वहाँ मौजूद है, न्यूट्रिशन वहाँ मौजूद है, एक सिस्टम है, कल्चर है स्पोर्ट्स का जहाँ पे स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जाता है और लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप देखें कि खाली मेल प्लेयर्स ही नहीं बल्कि फीमेल प्लेयर्स भी दो स्पोर्ट्स बहुत खेलती हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो। एलिस पेरी को अगर आप देखें तो उन्होंने ओलंपिक्स में फुटबॉल को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और वर्ल्ड कप खेले हैं अपने क्रिकेट के लिए। इसी तरह सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की जो कैप्टन रही हैं वो हॉकी भी खेलती रही हैं, सुसु होफी डिवाइन भी हॉकी खेलती रहे। तो ये रीजन ऐसा है यहाँ पे एथलीट्स के लिए बड़ा आसान है। दयाना बेग हैं, वो भी बड़ी टैलेंटेड है पाकिस्तान से, पर उनको भी चूज करना पड़ा दोनों में से एक। और फुटबॉल का तो हाल आपके सामने है कि वो एक रनिंग बॉडी भी नहीं है। चाहे होती तो शायद दयाना को दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, पर हमारा तो ये भी एक बहुत अलग इशू है, ये भी है। तो आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है किसी भी प्लेयर को जब वो इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे दो स्पोर्ट्स पे इतना जबरदस्त तरीके से डोमिनेट कर सके, तो ऑब्वियसली उस इंडिविजुअल को बहुत क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, इंडिविजुअल को तो क्रेडिट जाता है और सिस्टम को भी मेरे ख्याल से क्रेडिट ज़रूर जाता है, बट तमाम जो नज़रें वो ऑस्ट्रेलियन ओपन पर ज़रूर होंगी, क्योंकि उससे पहले कुछ साइड टूर्नामेंट्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी प्लेयर्स फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, चाहे वो राफा नडाल हों, चाहे वो ऐश बार्टी हों, या जोकोविच का जो भी तनाज़ा चल रहा है वो तो खैर चलता ही रहेगा, उस पर कभी मज़ीद टाइम मिला तो हम बात कर सकेंगे। बट ई गेमिंग पर अगर आपका फोकस ले जाएँ तो जैसे कि हमने बात की थी कि पाकिस्तान की ई गेमिंग की तारीख की अगर बात करें तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट पहली दफ़ा जो है उसका इनकाद हुआ, और इसमें हमने यही देखा कि चाहे वो गवर्नमेंट लेवल की तरफ हो या किसी और का तरफ से फोकस हो, वो ये ज़रूर था कि प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। बट उससे पहले आपको पता है कि डेवलपिंग न्यूज़ यही है कि पाकिस्तान टेलीविज़न और ARY के दरमियान जो कंसोर्शियम हुआ जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में राइट्स के लिए बिड किया 2022 और 23 के लिए, चाहे वो PSL हो या चाहे और चीज़ें हों, उस पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही थी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यही सुना कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न के वकील थे उन्होंने भी बताया कि तमाम कानूनी तकाजे जो थे वो पूरे किए गए। तो इट वाज एज पर लॉ जो ये कंसोर्शियम है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही थी। इस लिहाज से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजन ने भी एक स्टेटमेंट दी है, आपको वो सुनाते हैं। जी, चेयरमैन PCB रमीज़ राजन ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने अपने ख्यालात का भी इज़हार किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन को भी आइडेंटिफाई किया। इससे पहले भी PCB जो है वो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे चुका था जो ये तमाम चीज़ें कानून के तकाजे इसमें पूरे किए गए। आपको सुनाते हैं कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजन ने क्या कहा। HBL PSL जो है एक हमारी एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी बन गई है स्पोर्टिंग एरेना में, और इसमें नेशनलिज्म का तड़का लगता है, इसमें फैंस का जोश और वल्वला जो है वो इंक्लूड होता है। आप देख ही लेते हैं कि जब मैचेस हो रहे होते हैं टेलीविजन के ऊपर या ग्राउंड्स में किस तरह से फैंस इसको चाहते हैं और अपना प्रोडक्ट समझते हैं। और जैसे इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम पाकिस्तान एक्सपैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आज एक क्लियरली बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि मार्केट में जो हमें राइट्स मिले हैं वो अनमैचेबल है, और ज़्यादा उसकी वजह यही है, एक तो PSL बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही है उसका भी आपको एक तरह से मार्केट में जो गर्मी आपको नज़र आई है रिगार्डिंग राइट्स की, उसका एक पहलू नज़र आता है। सो बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है, इसलिए कि कहीं 250% राइट्स ऊपर गए हैं, कहीं 200% गए हैं। और फिर से मैं ये कहूँगा कि HBL PSL जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल है मगर एक्सपैट्स में भी उतना ही मकबूल है, और इसकी वैल्यू है। और वैल्यू क्या है कि हर कोई चाहे वो निचले टियर का एक फ़ैन हो या टॉप टियर का फ़ैन हो, अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है HBL PSL से, क्योंकि हर दफ़ा पाकिस्तान जीतता है। और डायमंड जुबलीज हमारी चल रही हैं, और डायमंड जुबली में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और आज का दिन उस लिहाज से बहुत ही ख़ास है। सो मैं A चैनल को, PTV को, PCB को भी बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि एक तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, इकट्ठे आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें क्रिकेट की जीत है सर। इसमें कोई शक नहीं है कि PTV जो है वो गांव-गांव में जाता है, घर-घर में देखा जाता है। A स्पोर्ट्स जो है नया चैनल है,
HD है, सो उस लिहाज से आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस हो जाता है। PTV भी बाय द वे इस दफ़ा की HPL PSL HD पे प्रेजेंट करेगा, सो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे मैंने कहा कि ये पूरे पाकिस्तान को ब्रांड जो है इकट्ठा करता है। इसकी वैल्यू इस तरह से भी बहुत है, इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉन्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह से अब हमारे प्लेयर्स हाउस होल्ड नेम्स बनते जा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल एरिना में भी इनकी खास वैल्यू है। और मैं हमेशा समझता हूँ कि जो HPL PSL है ये हमारे प्लेयर्स की लीग है। हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको पैसे भी मिलते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है फॉरेन प्लेयर्स के साथ खेलने का। सो उससे जो माहौल है वो सीखने का भी बनता है और आगे बढ़ने का भी बनता है। ख़ासतौर पे हमारे यंग क्रिकेटर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये एक शानदार प्रोडक्ट हम निकालेंगे और इसको बेहतरीन तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। फैंस के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप भरपूर तादाद में आएँ। इंशाल्लाह NCOC से अभी तक हमारी जो एक मुलाकात हुई है उसमें तो 100% पार्टिसिपेशन है अभी तक फैंस की। सो हम फैन पार्क्स बना रहे हैं आपके लिए, और फैंस को ये भी समझना है कि ये पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए जो है प्राइमरीली लीग सेटअप की गई है। सो कभी ज़्यादा ओवरसीज प्लेयर्स आएंगे, कभी कम आएंगे, मगर ये जो लीग है ये एक लेवल पे है, और लेवल इसलिए ये बना सकी है क्योंकि जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, और सारी दुनिया ये मान रही है कि फास्ट बॉलिंग और जनरली बॉलिंग के हिसाब से HBL PSL दुनिया की बेहतरीन लीग है। और आपको इस पे फख्र होना चाहिए, और आपको अपने स्टार्स की तरफ देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये स्टार्स जो हैं ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बन चुके हैं, और आपने देख लिया कि जो अभी रिसेंट T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, पूरी कौम जो कि इस टीम के पीछे खड़ी हो गई है। सो फैंस जो हैं वो बहुत तादाद में आए, आपकी सहूलत के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक व्यूइंग एक्सपीरियंस दे, फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट टू द जहाँ पे आप बैठेंगे वो सीट्स एलोकेट करें, अशर्स के साथ आपको गाइड करें और अपनी सीट तक पहुँचाए। बट इस दफ़ा इंशाल्लाह होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होगा। जी, आपने सुना कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने अपने ख्यालात का इजहार किया इस कंसोर्शियम पे जो पाकिस्तान टेलीविज़न, जो PTV स्पोर्ट्स है पर्टिकुलरली, और ARY के दरमियान हुआ, जिसमें PCB से राइट्स लिए गए 2022 और 23 की PSL हो या और भी क्रिकेट। और उन्होंने यही बात की कि ए स्पोर्ट्स तो ज़रूर HD है, बट पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स जो है PTV स्पोर्ट्स भी इस बार PSL को HD में दिखाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो एक मनफी प्रोपेगेंडा चल रहा है इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कंसोर्शियम है ये पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है, और इसमें जो शायकीन क्रिकेट हैं वो PSL को भी एक ब्रांड की तरह देखेंगे, और ये कंसोर्शियम भी इन चीज़ों को एक ब्रांड बनाएगा, और क्रिकेट हम यही देखेंगे कि वो पूरे पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी में देखी जाएगी। और उन्होंने यही बात किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न की ऑफकोर्स एक हिस्ट्री है जिसको वो आगे भी लेगेसी को कैरी ऑन करेंगे, और PTV स्पोर्ट्स क्योंकि घर घर गांव-गांव जाता है तो तमाम लोग क्रिकेट देखने से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे, और HBL PSL को जो 7वां एडिशन है और इससे आगे भी जितनी क्रिकेट है उसको एक अच्छे ब्रांड की तरह देखेंगे। और मेजॉरिटी लोग, जिस तरह के उन्होंने कहा कि HBL PSL और पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है, तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हसन, आप हमें ज्वाइन कर दे, सना आप भी ज्वाइन करी थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ों पे हमने बात की, आपको बताया कि ई-गेमिंग का स्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश हो गया। आपको ये भी ज़रूर बताते जाएं कि कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के तहत जो हमारे सकाफती या रवायती खेल हैं उनको भी फ़रोग मिल रहा है, और कबड्डी चैम्पियनशिप का जो है वो इनकाद हो रहा है जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है। 16 जनवरी से ये टूर्नामेंट भी शुरू होगा, तो बहुत से खेल हैं पाकिस्तान में जो जारी हैं। यही तमाम लाइनअप थी, इस तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आपसे कल मुलाकात होगी एक बार फिर। मेरी और तमाम टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।